Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK9. Dear all, we are going to discuss our next part of chapter first. जी हाँ, chapter first हम लोग जानते हैं. chapter first के हम लोग 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. 7th पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. बहुत बड़ा नहीं है, 30 मिनट्स का लेक्चर होगा मैक्सिमम. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कॉर्पोरेट में ट्रेंड है आजकल अगर देखा जाए. सर किसकी बात करने वाले हैं? ऑफकोर्स आप लोग जानते होंगे, मैं बात करने वाला हूं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग. जी हाँ, जब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग तो हमें दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेगी. ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग दो तरह से होता है, डेट का एंड इक्विटी. तो हम दोनों ही पढ़ेंगे यहां पर, डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग. ध्यान से सुनते जाना. जब मैं कहूं आपसे क्या चीज मेरे बच्चों, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, दो तरीका का होगा. एक तरीका हमने कौन सा बोला आपको अभी? बोलो सर. डेट रिस्ट्रक्चरिंग, नॉनसेंस दिस. हाँ, डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड सेकंड इज इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग. सुनना, ध्यान से सुनना, समझना, ठीक है. अच्छा, जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम पर्टिकुलर बैंक, किसी भी बैंक ने किया अगेंस्ट किसी कंपनी के. अच्छा, जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है तो जनरली देखने को यह मिलेगा आपको वहां पर क्या, कि कोई पर्टिकुलर, मान लीजिएगा, ज्यूम कीजिएगा, एक क्रेडिटर है, उसने क्या किया था, कंपनी को, एबीसी कंपनी को, है ना, एबीसी कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है, उसको कंपनी को लोन दिया. अब एबीसी लिमिटेड इन कैपेसिटी है टू रीपे द लोन्स. इन दैट केस यहां पर क्या होगा कि क्रेडिटर बोलेगा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हम तेरी कंपनी के अंदर शेयर्स ले लेंगे उस वैल्यू के जिस वैल्यू का हमारे तुमको लोन दिया हुआ है, या जो भी हमने तुमको डेट का अमाउंट दिया हुआ है. अच्छा, अब ये और डिटेल में जाऊंगा, है ना. अभी इसका एग्जांपल भी बताऊंगा. 2014, 15 एंड 15, 16 के बीच में ICICI बैंक ने लगभग 16 बैंक्स को लीड किया था. और बताऊंगा, जर्मन ग्रुप था, जर्मन लिमिटेड ग्रुप था उसको, जिसके अगेंस्ट CDR, जी हाँ, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया. तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि जब डेटर क्या होता है, इन कैपेसिटी होती है लोन का अमाउंट रीपे करने की, तब वो, अगर देखा जाए, क्रेडिटर को ये ऑप्शन दे देता है कि भाई तुम हमारे कंपनी के अंदर शेयर्स ले लो. ठीक है, और डिटेल में जाऊंगा, पर अभी बेसिक पकड़ना जरूरी है. जब हम बात करते हैं हमारे इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग का, ध्यान सुनना, इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग का, तो यहां पे 3 मेथड होते हैं: अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अल्टरेशन या रिडक्शन या बायबैक. बोलो मेरे साथ में, तीनों याद करो, अल्टरेशन या रिडक्शन या बायबैक. ऑलराइट, ये 3 हमारे इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग में होंगे. इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग जनरली बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान से करता हूं तो कई बार ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से होता है. आई होप ओवर कैपिटलाइजेशन पता होगा, नहीं पता है आई विल डिस्कस ऑलराइट लेटर ऑन. एंड कई बार ये भी देखा गया है कि कंपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी देता है अपने शेयर होल्डर्स को, कहीं ना कहीं लायबिलिटी रिड्यूस कर देता है शेयर होल्डर्स के लिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के थ्रू. अच्छा, जब हम इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग देखते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन ऐसा हो जाता है जहां पर कई सारे लीगल प्रोसीजर्स, यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, क्योंकि यहां पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, कि आपने लीगल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं, NCLT का अप्रूवल लेना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है टॉपिक. बट ट्रस्ट मी, कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए तो कुछ भी नहीं होने दूंगा. ऑलराइट, सो आज के टॉपिक पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, जो 2 तरीके का होगा, 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों का मॉड्यूल आपके सामने रखा हुआ है और आप अपने मॉड्यूल को ओपन करके पढ़ रहे हैं. याद रखिएगा, मॉड्यूल से पढ़िएगा, ठीक है. और अगर शॉर्टकट की कोई बता रहा है पढ़ने का, वहां से आपको याद हो जाती है चीजें शॉर्टकट से, तो आप वहां अटेंड कीजिएगा. यहां तो थोरो पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, जाओ ऐसे का वेबसाइट पे जाओ, सबको पता होगा, जाके लास्ट 10 डेज के पेपर निकालो, चेक करो, कोई भी क्वेश्चन पेपर जो रेडी हो रहा है वो सारा मॉड्यूल बेस्ड है. थॉरोली पढ़ा है, अच्छे स्कोर करोगे. और इसके अलावा आगे जाके इंडस्ट्रीज में, फर्म्स में, जहां भी सर्विसेज होंगे वहां पे तुमको बेनिफिट मिलेगा. ऑलराइट, एंड बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग तुम पे अप्लाई करते हैं, तुम फटाफट से लुक्रेटिव ऑफर देख के ज्वाइन कर लेते हो.
वहां करना चाहो कर सकते हो, बट यहाँ तो थॉरली मॉड्यूल से ही स्टडी होगी। ऑलराइट, चलिए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इज एनी सब्सटेंशियल चेंज इन द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ओनरशिप, कंट्रोल, बिजनेस पोर्टफोलियो डिजाइन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। दैट एंड इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग, अल्टीमेटली अगर बोला जाए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है क्या, दैट एंड इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, हम उसकी ओनरशिप में, कंपनी के कंट्रोल में, कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे। सो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग, सिंपली क्या कहेंगे यहाँ पर उसको, दैट एंड इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। Under this, various liabilities are reduced are after negotiating with the various stakeholders such as banks, financial institutions, creditors, debenture holders, and shareholders. It deals with the restructuring of capital base and raising finance for new projects. तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, दो बातें सीखी। एक तो डेट एंड इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग है ये, जिसके अंदर लायबिलिटीज क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं कम की जा रही हैं। इसके लिए एक नेगोशिएट डील होती है। नेगोशिएट डील का मतलब जैसे मान के चलेगा बैंक से लोन लिया होगा तो बैंक को रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, जो भी लोन का अमाउंट है उसके अगेंस्ट हम आपको अपना कंपनी का शेयर दे देंगे, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल भी बताऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग से। जब हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, ध्यान से ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पे अटेंशन। जब बात करते हैं, बात रखिएगा ध्यान से, डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, तो हमें 4 चीजों पे ध्यान देना होगा। एक तो हमारे होते हैं सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद करना है हमें, ठीक है, सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स। एक हमारे होते हैं, आपने देखा होगा, शॉर्ट टर्म, पहले लिख दिया शॉर्ट में, शॉर्ट टर्म, ठीक है। एक तो हमारे लॉन्ग टर्म लोन हो गए, एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग, एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। और एक हमारा बेसिकली हम देखेंगे जो हमें जनरली देखने को मिलता है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म में बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म वाले हम बोलते हैं वर्किंग के, ठीक है। अच्छा, एक होता है अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अब यहां समझना, मैं यहां पर तुमको ये बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं, फोकस करना चीजों पर। डेट के क्या फॉर्म हो सकते हैं, सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली किसकी बात कर रहा है, वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए। तो जब सिक्योर्ड हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम 2 चीजों का ध्यान रखेंगे जो बेसिकली यहाँ पर नेगोशिएट किया जाएगा। नेगोशिएट का मतलब है जहां पर रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल की जाएगी। कौन सी, डायरेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग। कई बार क्या होता है, आपने ध्यान से देखा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई होप मेरे बच्चों को बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ऐसे समझेगा, आपने किसी बैंक से लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%। तो अगर आपने 1 लाख रुपीज लोन लिया है बैंक से एट द रेट ऑफ 10%, तो यहां जो 10% आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपकी क्या होगी, कॉस्ट। बात पकड़ में आ रहा है। अब कई बार कंपनी को लगता है कि भाई ये कॉस्ट तो हमारी बस की नहीं है झेलने की, और हमारी वैसे भी एडवर्स सिचुएशन चल रहा है, फाइनेंशियली हम साउंड नहीं है, कैश फ्लो उतना अच्छा नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है। अब बैंक तो अपना लोन इन्वोक करने पहुंच जाएगा। ऐसे केसेस के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी डेट्स। अगर एक बार देखा जाए आजकल जो है वो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, तो स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। वो स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है अभी समझ लेते हैं फटाफट से। तो पहले एक बार हम देखते हैं हमारे लोन के नेचर। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर हम देखेंगे, आइएगा, It involves a reduction of debt and extension of payment terms and changes in the terms and conditions। दो बातें होगा, क्या होगा, रिडक्शन ऑफ डेट्स, ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, तो रिडक्शन ऑफ डेट्स। और कैसे करेंगे, या तो पेमेंट की टर्म्स में चेंज करके या पेमेंट को एक्सटेंशन करके, कि भैया हम जो पेमेंट आपको करने वाले थे 2 साल में, हम उसकी जगह 3 साल करेंगे, ठीक है। बैंक को भी फायदा है, भाई कोई एसेट्स एनपीए बन जाए बैंक के लिए। आप समझ रहे ना, बैंक ने आपको लोन दिया तो बैंक के लिए वो क्या हो गया, लोन एनपीए। क्या हो जाएगा एनपीए, जब वो मान लीजिएगा वो परफॉर्म ही नहीं करेगी एसेट्स। आप समझ रहे होंगे आई होप। जब बैंक आपको लोन देता है तो बैंक के बैलेंस शीट में वो एसेट्स है, लेकिन वो एसेट्स अगर परफॉर्म ही नहीं कर रही, उससे इनकम जनरेट ही नहीं हो रहा है, उसको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो आपको एक पेमेंट एक्सटेंशन का टाइम दे दे, या पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दे, विच इज लेस एक्सपेंसिव। It is nothing but negotiating with the bankers, creditor, vendors।
It is a process of reorganizing the whole that capital of company. It involves reshuffling of the balance sheet items as it contains the debt obligation of the company. That capital of the company includes secured, unsecured and short term borrowing. अभी हमने डिस्कस किया तीन तरीके, secured, long term, unsecured long term and short term. शॉर्ट टर्म जो वर्किंग कैपिटल बेसिक से मैं बात करने वाला हूं वो बेसिकली याद रखिएगा नेगोशिएट नहीं होती हैं, ठीक है। वो क्या होगा उसमें देखो डिस्कस करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ शॉर्ट सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंप्रूविंग द लिक्विडिटी एंड इंक्रीजिंग द कैश फ्लो फॉर द सिक कंपनी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर हेल्थी कंपनीज। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द अनसिक्योर्ड टर्म बोरिंग्स। अब बात पकड़ में आ रहा है आपको, क्योंकि पहले जैसे हमने एग्जांपल में देखा यहाँ पर 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो लिक्विडिटी तो आपकी कहाँ डिस्टर्ब हो जाती है, जब आपको इंटरेस्ट पे उसके ऊपर करना ही पड़ेगा, वो आपकी मैंडेटरी है। ऐसे केसेस में जब यहाँ आप क्या होगा, जब आप उसके पेमेंट आप अपने बैंक के साथ में नेगोशिएट करेंगे, क्रेडिटर के साथ नेगोशिएट करेंगे या वेंडर के साथ नेगोशिएट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको नेगोशिएट का मतलब क्या है, या तो वो आपको कंपनी जो है बोरोअर अपना क्या दे देगा, शेयर दे देगा, उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जो ये 10% आपको उसको पे करना पड़ रहा था वो उसकी लिक्विडिटी में ऐड हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है, कैश फ्लो इंप्रूव होगा। बात पकड़ में आया, सिक कंपनीज के लिए बेसिकली अगर देखा जाए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड बोरिंग्स कैन बी फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, प्राइवेट लोन्स एंड प्राइवेटली प्लेस्ड अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। जिसे हम बोल रहे हैं अनसिक्योर्ड बोरिंग्स। अनसिक्योर्ड बोरिंग्स, ऑब्लिगेशन तो बना हुआ है ना, अनसिक्योर्ड का मतलब थोड़ी ना कि मिलेगा ही नहीं, अरे भैया देना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन आपका। बट प्रॉब्लम क्या है, अगेन वही है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंट्रोल करेगा, रिड्यूस करेगा। Restructuring of other short-term borrowings that are very short in nature are generally not restructured. These can be indeed renegotiated with a new terms. This type of short-term borrowings includes incurred corporate deposits, clean bills, and clean overdrafts. बेसिकली जब हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात करते होते हैं तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर जैसे क्लीन ओवरड्राफ्ट है ना, आपने देखा होगा ओवरड्राफ्ट का काम क्या है बेसिकली अगर देखा जाए, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर हम अपनी करंट अकाउंट्स की लिमिट से थोड़ा सा अबव ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है समझेगा, जैसे किसी कंपनी के अकाउंट में 1 लाख रुपीज है और उसकी जो उसको लिमिट प्रोवाइड किया हुआ है, ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो 2 लाख है, तो जो 1 लाख से अबव ट्रांजेक्शन कर रहा है वो तरह से उसकी यहाँ पे बोरिंग हो गई। अब बोरिंग जो है ये कहीं कुछ बैंक्स हैं जो ओवरड्राफ्ट को सिक्योर कराते हैं, या तो स्टॉक से या प्रॉपर्टी से। कुछ बैंक ऐसा है जहां पर वो पर्सनली आप पे पेड करके आपको दे देते हैं, जहां सिक्योर नहीं होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और मैं इंपॉर्टेंट बात ऐड कर दूं आपको नॉलेज में, जनरली आपने देखा होगा है ना, डिमांड बिल्स होते हैं, कुछ बातें नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूँ, बताया नहीं इसलिए बता रहे हैं। डिमांड बिल्स होते हैं, ओवरड्राफ्ट हमारे सामने का अभी एग्जांपल आया है सामने, ठीक है। क्रेडिट लिमिट्स आपने सुनी होंगे, बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। ये सबके सब किस्म जाएंगे हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म हमारी बोरिंग्स बोल रहे हैं। इसके बाद में हमें जो देखने को मिलता है वो क्या कह रहा है, द बेस्ट मेथड फॉर कॉर्पोरेट डेट स्ट्रक्चरिंग इज डेट इक्विटी स्वैप। डेट इक्विटी स्वैप का मतलब एक्सचेंज कर लेना डेट, जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं अभी कि डेट के बदले आपको शेयर्स मिल जाएंगे। In case of an debt equity swap, specified shareholder have a right to exchange the stock for a predetermined amount of debt in the same company. That equity swap debts bonds are exchanged with the shares and stock of the company. स्टॉक का मतलब जब शेयर्स फुली पेड अप होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। बात पकड़ में आ रहा है, कंपनी से क्या कर देता है, स्टॉक, जब फुली पेड अप होते हैं। और अगर फुली पेड अप नहीं है, फुली पेड अप का मतलब जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपीज का शेयर्स है और उस पर जो टोटल लायबिलिटीज है वो कंप्लीटली पे ऑफ है, अनकॉल्ड अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ठीक है कॉल्ड हो चुका है वो फुली पेड अप है, तो हम वहां पे उसमें बोल रहे हैं स्टॉक। ऑलराइट, फ्यूचर टर्म में पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे केस स्टडी दे रखा था, इस केस स्टडी को आप रीड करेंगे लेकिन पहले समझ लेंगे। देखो यहाँ पे समझना क्या था, हम एक अपने एग्जाम्पल से समझते हैं इसको आपके लिए। एक जर्मन इंडिया लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब इनके साथ समस्या आई कि इनकी अपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कराने की। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बेसिकली यहां पर जैसे मैंने बताया टोटल 16 बैंक्स थे। इन बैंक्स को डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लीड जिसने किया वो आईसीआईसीआई नहीं बैंक ने लीड किया।
और बेसिकली यहां पर जो अप्लाई किया इन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीडीआर, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि पुरानी मैकेनिज्म थी उसको ना अप्लाई करते इन्होंने एक नई मैकेनिज्म से किया जिससे अच्छे प्राइजेस भी मिले। क्या किया उन्होंने, किया स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली क्या होती है, जो जर्मन इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, इसके कोई 3 बिजनेस थे, 3 बिजनेसेस, आई होप समझ आ रहे होंगे। हाँ, जूम कर लेते हैं, बिजनेस ए, बिजनेस बी एंड बिजनेस सी। जब यहां पर स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया गया, और स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या समझिएगा, इन तीनों बिजनेस को अलग कर लिया गया और इनके लिए याद रखिएगा बिडर्स फाइंड आउट कर लिए गए। क्योंकि क्या होता है, जब हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो लगभग 63%, 63 पॉइंट है ना समथिंग 04% इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। जी हाँ, इक्विटी में कन्वर्ट किया गया किसको, डेट्स को। जो 16 बैंक्स थे यहाँ पर, 16 बैंक्स थे, इनके डेट्स को 63.04% समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इतना इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया इस जर्मन इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंदर। ऑलराइट, कंपनी नेम कुछ भी हो सकता है, तुम अभी सिर्फ माइंड में सेट करो कि हो क्या रहा है, टर्म्स को समझो, ठीक है। बोला ठीक है, इक्विटी कन्वर्ट हो गया, वो डेट कन्वर्ट हो गया 16 बैंक्स किसमें, इक्विटी में। अब यहां पर आईसीआईसीआई ने क्या किया, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर उस कंपनी के बिजनेसेस को उसने सेग्रेट किया, सेग्रेट मतलब अलग अलग किया, और अलग अलग करके उसके लिए बिल्डर्स फाइंड आउट किए। जिस बिल्डर की फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूं, याद देखिएगा, बैंक को इक्विटी में पैसा डालकर वहां पर शेयर होल्डर बनने का नहीं है, बैंक अपना लोन रिकवर करेगा। और वो क्या कर रहा है यहाँ पर, जब इक्विटी में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर उस कंपनी के 3 बिजनेस को अलग अलग सेग्रेट किया, और अलग अलग सेग्रेट करने के बाद में उसके बिल्डर्स से अच्छी उन्हें डील मिली। जो जैसे जीपी ग्रुप है उसने खरीद लिया, किसी और कंपनी ने खरीद लिया, इन अलग अलग बिजनेसेस को खरीदने का मतलब कि वो बैंक का इक्विटी के अंदर वो बैंक्स जो क्योंकि जर्मन इंडिया लिमिटेड के अंदर बैंक्स की इक्विटी आ गई, क्योंकि बैंक्स ने अपना डेट को स्वैप किया। अब बैंक आईसीआईसीआई ने क्या किया, इनको सेल कर दिया अलग अलग बिजनेसेस को, ठीक है। अब माइंड में कुछ बच्चों क्या आ रहा होगा, तो सेल कैसे कर सकते हैं बेटा, वो शेयर होल्डर्स बन गए 63.04% के विद कंसेंट, एंड दे सेग्रेट द बिजनेस एंड सेल द यू नो व्हाट मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव बायर, कि ठीक है भैया ये खरीदना चाहता है, उसको सेल किया। तो ये स्ट्रेटेजिक जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, बेसिकली इसमें इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली डेट को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में अगर वो पूरा कंपनी का अगर शेयर सेल करने का प्लान करते तो उनके लिए बेस्ट डीलर फाइंड आउट करना मुश्किल था, इसलिए उस कंपनी के बिजनेस को सेग्रेट किया गया। देखिएगा, ध्यान से आइएगा। German India Limited invoked a strategic debt restructuring mechanism 2015-16. A total 16 banks, led by the ICICI Bank, decided to convert a part of their loan 63.07% equity as their scheme an improved version of a stable corporate debt restructuring, where the lender have a sweeping power to throw out the management of the companies whose assets have turned bad. However, the bankers could not find the buyer for the entire German India, instead decided to restructure its 3 parts. देखो 3 बिजनेस लगे, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस। Thailand based GP Group has acquired the EPC assets with while Azanma holding broad stake in the T&D बिजनेसेस। अब क्या किया, अलग अलग वो एक ही कंपनी के 3 बिजनेस को ब्रेक कर दिया, उसको फिर सेल आउट कर दिया। आई होप क्लियर हो रहा होगा बात, इसे हम बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग। अब इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग देखिए, ध्यान समझिएगा, जब इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग जैसे मैंने कहा अभी, ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से कंपनीज या कई बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी कंपनी बायबैक भी करने के लिए भी करता है, बायबैक भी करता है, कई बार क्या होता है ना, बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं तो हैवी डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, तो हैवी डिविडेंड पे करने से बचना है, तब भी वो इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग करता है, पर पकड़ मारा है। आई होप इसके सही से कैसे चीजें हम समझेंगे यहाँ पे। देखो, it is a process of reorganizing equity capital, includes reshuffling of the shareholders capital and reserves that are appearing on the balance sheet. Restructuring equity means changing how the firm's individual cash flows are divided and distributed among the firm's shareholders. देखो यहाँ पर सब देखो हाईलाइट करना, इसका मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट लाइन है। Equity restructuring means changing how the firm's individual cash flows are divided and distributed among the firm's shareholders. जैसे मैंने कहा, अगर कंपनी हैवी लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को, या कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से बहुत शेयर होल्डर्स हैं, शेयर नंबर ऑफ शेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कंपनी क्या चाहता है, एजुकेशन 2-3 ऑप्शन है उसके पास में, या तो वो
बायबैक के तो एग्जिट पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे। कई बार कंपनी के पास यू नो कैश फ्लो अच्छा खासा होता है, उस टाइम भी ओवर कैपिटलाइजेशन को मैनेज किया जाता है। While goal of increasing the overall market value of the firm common stock, restructuring of equity and preference capital becomes complex process and involves a lot of course, जैसे कह रहा है alteration of share capital, reduction of share capital and buyback of shares। अब ये टर्म्स आपने पूरी मैं जानता हूँ जैसे कंपनी लॉ के अंदर एग्जीक्यूटिव में डिटेल में समझी हुई है। कौन सी, जब हम बात करते हैं अल्टरनेट शेयर कैपिटल जिसमें हम लोग कंसोलिडेट या डिवाइड करते हैं, या अपने देखिए एक चीज समझेगा, ऐसा नहीं है कि मैं ये बताऊंगा नहीं कि इंक्रीज डिक्रीज आपको पता नहीं, कंसोलिडेशन नहीं पता, ये सब डिवाइड नहीं पता, कन्वर्ट नहीं पता, कैंसिल कैपिटल नहीं पता, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन माय पॉइंट इज दैट कि हम जब इस पर डिस्कस करेंगे तो डिटेल में जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि केस लॉस बेस्ड क्वेश्चंस पे मैं आपको डिस्कस कराऊं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको रटा हुआ होगा। इसलिए अगर किसी को डाउट है ना इन वाले सेशंस पे, इस पे मतलब ये अगर सर मेरे को तो नहीं पता था कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के कुछ केस लॉज है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिक्स बताऊंगा पहले, फिर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बायबैक के अंदर भी केसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनर हमसे यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा वो क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि बेटा जी बताइएगा, है ना, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर कि उसके कितने 6 फॉर्म्स बताइएगा। तो ऐसा नहीं पूछने वाला कि इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल बताएंगे, कंसोलिडेशन शेयर कैपिटल बताएंगे। वो एग्जीक्यूटिव लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन लेवल थोड़ा अच्छा होगा। तो बेसिक्स आई होप पता होंगे, नहीं पता है होंगे तो आप कोर्स में से पूछेगा, मैं इसका सेपरेट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, आपको एग्जीक्यूटिव वाला ही, ठीक है। एंड याद रखिएगा ये, क्योंकि मैं यहाँ तक सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आज का टेस्ट जो चल रहा है बच्चों का, वो आज का टेस्ट अटैम्प्ट कीजिएगा। आज का क्लास तभी छोटा किया ताकि आज का हमारा टेस्ट आप अटैम्प्ट करें प्रॉपर और रेगुलरली टेस्ट कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ऑलराइट, और क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी आ रहा है, सेक्रेटरी ऑडिट का भी लेक्चर आज है, ठीक है, और आरसीडी के भी लेक्चर है, तो आज वाला सीआर का लेक्चर छोटा ही बनाए हैं। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर, और टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा।